देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के इस नक्शे पर एक ऐसा अजूबा मुल्क है जो अपनी आवाम को सूखी रोटी तक मुहैया कराने के लिए पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है, लेकिन उसकी टेरर फैक्ट्री में नफरत और बारूद का उत्पादन 24 घंटे बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी में या हमारे पड़ोस में कुंडली मारकर बैठा उस भिखारी पाकिस्तान की, जिसकी फटी जेब में आज एक अठन्नी तक शेष नहीं बची है, मगर उसकी नापाक खुराफातें और गीदड़ भभकियां सीधे आसमान छू रही हैं। अब इस कंगाल और दिवालिया हो चुके मुल्क ने भारत की अखंडता और शांति के खिलाफ अपनी अंतहीन और घिनौनी साजिशों को अंजाम देने के लिए एक नया पैंतरा बदला है, जिसे उसकी खुफिया एजेंसी ने तारीके-तालिबान हिंदुस्तान का भद्दा नाम दिया है। लेकिन इतिहास गवाह है और समझदार लोग कहते हैं कि कभी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारत की अवैध, चौकस और आधुनिक सुरक्षा एजेंसियों ने इनके नए ढोंग को न सिर्फ समय रहते पर्दाफाश किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संगठन की असलियत को बेनकाब भी कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी तरह दुनिया के सामने जलील होना पड़ा। अपनी फितरत के मुताबिक भीख का कटोरा हाथ में थमाकर दुनिया के कोने कोने में अमीर मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI अब इस नवगठित TTH के जरिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली NCR और भारत के विभिन्न राज्यों को दहलाने की खतरनाक फिराक में जुटी। अब सोचने वाली बात यह है कि इनके पास आटा ना बोरी, उसके बाद ये चले हैं हिंदुस्तान को दहलाने। एक नई संगठन बनाई है इन्होंने कि हम अब हिंदुस्तान को दहलाएंगे। जब खुद के घर में चूल्हा जलाने के लाले पड़े हों, अपनी जनता आटा की बोरियों के पीछे, ट्रकों के पीछे भाग रही हो, तब दूसरों के आलीशान और सुरक्षित घरों में आग लगाने का हसीन सपना देखना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसा जाहिल और दिवालिया कौम ही कर सकती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हालिया जांच में सनसनीखेज और जगाने वाला खुलासा किया है कि ISI ने अब अपनी पुरानी और पिट चुकी रणनीतियों को पूरी तरह बदलकर डिजिटल प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर नेटवर्क्स का एक ऐसा त्रिकोण तैयार किया है, जिसके जरिए भारत के सीधे साधे और गुमराह युवाओं को पैसों का लालच देकर और उनका ब्रेन वॉश कर इस आत्मघाती दलदल में धकेला जा सके। पाकिस्तान द्वारा रची जा रही ये नई चाल असल में उसकी गहरी हताशा और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बदभास मानसिक स्थिति का जीवंत उदाहरण है। वो अंदरूनी तौर पर पूरी तरह खोखला, कर्जदार और बर्बाद हो चुका है, लेकिन भारत की वैश्विक प्रगति और आर्थिक रफ्तार को देखकर उसकी छाती पर सांप लौट रहे हैं और इसी भड़ास को निकालने के लिए वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दिल्ली और फरीदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों की दीवारों पर रातों रात छुपकर TTH के नाम का ग्राफिक या ग्रेविटी बनाकर बिना किसी वीडियो रिकॉर्ड करके एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भेजना इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस कंगाल मुल्क के पास अब आमने सामने की जंग लड़ने की तो रत्ती भर भी औकात नहीं बची है। 5-5 हजार रुपए की मामूली कौड़ियों के लालच देकर चंद भटके हुए लड़कों को रात के अंधेरे में दीवार पर कोयला और पेंट लगवा रहे हैं, जो इसकी घटिया, बोनी और रीढ़वहीन मानसिकता को दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर करता है। ISI इस समय भारत की शांति को भंग करने का और ये दर्शाता है या दहशत का माहौल पैदा करने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली हो चुकी है और मजबूर हो चुकी है, वो भारत के जेलों में बंद गैंगस्टर्स और मुंबई अंडरवर्ल्ड के पुराने थके हुए के तलवे चाटने तक पर मजबूर हो चुकी है। पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पर हुआ कायरतापूर्ण ग्रेनेड हमला हो या अमृतसर के सरेआम सड़कों पर एक ASI की टारगेट किलिंग, इन सभी काराना वारदातों के पीछे जो सोशल मीडिया पर TTH के नाम पर लेफ्ट हैंड या लेटर हेड चमककर जिम्मेदारी लेना इसी सुनिश्चित नौटंकी का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को लगता है कि वो इन ओछी और छिटपुट हरकतों से उभरते हुए महाशक्ति भारत के बढ़ते कदमों को रोक देगा, लेकिन वह बुनियादी या बेबुनियादी बात भूल रहा है कि रस्सी जल गई पर उसका बल नहीं गया। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था इस समय IMF के वेंटिलेटर पर अंतिम सांस गिन रही है, लेकिन भारत के हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए वो आज भी अपनी भूखी जनता का हक मारकर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। अब
वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान की इस समय एक ऐसी भयानक और चक्रव्यूह जैसे जाल में खुद को फंसा रखा है, जो जाल उसने कभी दूसरों को तबाह करने के लिए अपनी सरजमी पर बड़े चाव से चुना था। पाकिस्तान के भीतर पिछले कई सालों से टीटीपी नाम का एक बेहद खूंखार और बेरहम संगठन वहां की सेना और पुलिस की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके आत्मघाती हमलों से पाकिस्तानी फौज थर-थर कांपती है। अब अपनी इस नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह दिमागी वहम हो गया कि टीटीपी को भारत का मूक समर्थन हासिल है, और इसी बौखलाहट में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने रातों रात टीटीएच नाम का एक फर्जी और कागजी संगठन खड़ा कर दिया। इसका एकमात्र मकसद ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट कर रो सके कि देखो, अगर हमारे यहाँ तालिबान तबाही मचा रहा है तो भारत में भी वैसा ही संगठन सक्रिय है। जैसे हमारे बुजुर्ग सीधे शब्दों में कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही बात हो रही है। फिलहाल पाकिस्तान की वर्तमान आंतरिक और सामरिक स्थिति इस समय घर का जोगी जोगड़ा और आन का गांव का सद जैसे दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जिन विशेषज्ञ सांपों को ये दर्शकों तक अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाकर पाल रहा था, जिन्हें अपने गुड तालिबान का सर्टिफिकेट दिया था, आज वही जहरीले सांप पलटकर उसकी खुद की गर्दन को डस रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर जो नफरत और कबीलाई जंग की आग पाकिस्तान की सेना ने खुद अपने हाथों से लगाई थी, अब वही धधकती हुई आग उसकी अपनी राजधानी इस्लामाबाद की दहलीज तक आ पहुंची है। अफगान पाक बॉर्डर डूरन लाइन इस समय पूरी तरह से बारूद के एक ऐसे सक्रिय ढेर पर तब्दील हो चुका है, जहां डूरन लाइन की वैधता को लेकर अफगानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार और पाकिस्तान की रीढ़-वहीन फौज के बीच आए दिन भारी हथियारों, तोपों और मोटरों से खूनी झड़पें हो रही हैं। दोनों तथाकथित इस्लामिक मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। डूरन लाइन पर दोनों तरफ से बढ़ता हुआ ये तनाव इस समय इस कदर चरम पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की सीमा से आने वाले हर आम खास शख्स को गहरी नफरत और घोर शक की निगाह से देखने लगी है। जिन तालिबानी लड़ाकों को कभी पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े जनरल अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ मानकर अपनी पीठ थपथपाते थे, आज वही आधुनिक हथियार से लैस तालिबानी उसकी सीमाओं में घुसकर उसको ईंट के जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अफगान सीमा पर स्थित पाकिस्तान की सैकड़ों चौकियां और बंकर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं, और वहां तैनात पाकिस्तानी सैनिक तालिबान के खौफ से अपनी बंदूकें छोड़कर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। जो मुल्क अपनी खुद की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रत्ती भर भी रक्षा करने में सक्षम नहीं, वो आज विश्व के सबसे ताकतवर और आधुनिक सेनाओं के शुमार भारतीय सेना को आंख दिखाने की बचकाने जरूरत कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो मुस्लिम भाईचारे और गहरी दोस्ती का झूठा ढोंग पूरी दुनिया के सामने रचा था, अब पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुका है और तार-तार हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के किसी भी अल्टीमेटम या धौस के आगे झुकने वाला नहीं है। सीमा पर रोजाना होने वाली गोलाबारी, चेक पोस्टों पर कब्जा और पाकिस्तानी कर्नल मेजरों का अपहरण, वो अब ये यहाँ की रोजमर्रा की हेडलाइंस बन चुकी है, जिसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जवान वहां गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और उनके शवों को उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के भ्रष्ट हुक्मरान ने अपनी इन हिमालय जैसी नाकामियों को अपनी आवाम से छुपाने के लिए दिन रात भारत के खिलाफ जहरीले बगावत वाले ये बयान दागते रहते, ताकि देश की जनता भूख और गरीबी से भूलकर नकली राष्ट्रवाद के नशे में डूबी रहे। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उसकी जर्जर वित्तीय व्यवस्था पर अगर उसकी एक सरसरी नजर भी डाली जाए तो इस मुल्क का नाम वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भिखारी रख देना चाहिए। इसमें कोई भी अतिशय या आश्चर्य नहीं होगा। इस देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साल के 12 महीने अपने हाथ में भीख का कटोरा लेकर कभी सऊदी अरब के शेखों के सामने, कभी यूएई के सुल्तानों के सामने, तो कभी आईएमएफ के वॉशिंगटन स्थित दफ्तरों के बाहर चक्कर काटते हैं, एडीआर रगड़ते नजर आते हैं। आज हालात ये हो चुके हैं कि दाने दाने को तरसने और भूख से बिलबिलाने असल में क्या होता है, ये आज पाकिस्तान की बदनसीब आवाम रोटी के तंदूरों से बाहर लगने वाली मीलों लंबी कतारों में खड़े होकर बखूबी समझ रहे हैं।
बाजारों में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, आटा, दूध और बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा आसमान छू चुकी हैं कि एक आवाम और मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी विश्व युद्ध को जीतने जैसा दुष्कर कार्य हो चुका है। इस महाकंगाल मुल्क की केंद्रीय तिजोरी पूरी तरह खाली हो चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर वहां फूटी कौड़ी या फिर चौवन्नी भी शेष नहीं बची है, जिसके कारण पूरे देश पूरी तरह से कर्ज के जाल में दफन हो चुका है। वैश्विक संस्था IMF जब तक कड़ी शर्तों के साथ कर्ज की अगली किश्त को मंजूरी नहीं देता, तब तक पाकिस्तान में सरकारी बाबुओं, डॉक्टरों और शिक्षकों को मासिक तनख्वाह देने तक के लाले पड़ जाते हैं और पूरा देश ठप होने की कगार पर आ जाता है। पूरी दुनिया के मंचों पर बार बार थू-थू करने वाले या थू-थू होने के बाद भी और बेइज्जती का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मराने और रावलपिंडी के जनरलों की अकड़ और गुरूर में रत्ती भर भी कमी नहीं आती है। वो अपनी मासूम और भूखी आवाम को तड़प तड़प कर मारने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं, मगर सेना के बड़े बड़े जनरलों के आलिशान महलों, विदेशों में अपनी बेनामी संपत्तियों और उनके अय्याशियों के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों का फंड रातों रात चुटकी बजाते ही लिया जाता है। कभी पाकिस्तान को अपना लोहे जैसा पक्का दोस्त बताने वाले चीन जैसा कम्युनिटी देश भी अब पाकिस्तान को नया लोन या आर्थिक मदद देने के लिए 1000 बार अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका के तर्ज पर पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है और उसका सारा पैसा डकार सकता है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन ने पूरे पाकिस्तान की जमीन, बंदरगाह और हवाई अड्डों की धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है और पूरे मुल्क को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की ICPR और उसके फौज अपनी जनता को ये सफेद झूठ बेच रहे हैं कि वो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा डूबता हुआ जर्जर जहाज है जिसका कप्तान खुद जहाज के डूबने से पहले लाइफ जैकेट पहनकर अपनी जान बचाने के लिए भागने के फिराक में रहता है। अब जब अपने खुद के घर के भीतर आटा, नमक और दाल जैसी बुनियादी चीजें ना हो तो बाहर जाकर बड़ी बड़ी तोपें और परमाणु बमों की बात सुनना किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान का मिजाज और उसकी फितरत दुनिया के तमाम देशों में पूरी तरह से जुदा, अपने मानसिक रूप से विषक्त हो चुकी। वो अपनी बेबस आवाम को स्वच्छ पानी, बिजली, दवाई और जैसी बुनियादी जरूरतें प्रदान करने की में चौतरफा नाकाम रहा है। वहाँ के अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं हैं, सरकारी स्कूल की इमारतें तलबे में बदल चुकी है और देश के तमाम बड़े कारखाने बिजली और कच्चे माल की कमी के कारण हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके विपरीत ISI के आका इस कंगाली के दौर में भी भारतीय युवाओं को मोटी रकम का लालच देकर ड्रग्स, हीरोइन और आधुनिक हथियारों की देशव्यापी तस्करी के में झोंककर ड्रोन्स के जरिए रात के अंधेरे में पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर नशीले पदार्थों की खेप गिराना इनका मुख्य राष्ट्र धंधा बन चुका है, ताकि उस काले धन से भारत के खिलाफ अपनी ये जो भद्दा जंग चल रही है उसको जारी रख सके। अब हम रुख करते हैं पाकिस्तान के नियंत्रण वाले उस विवादित और शोषित हिस्से की तरफ जिसे वो पूरी दुनिया के सामने बड़े गर्व से अपना हिस्सा बताता है, लेकिन वहां रहने वाले मासूम लोग पाकिस्तान को एक क्रूर जल्लाद और शोषक से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की, जहां इस समय दमन और अत्याचार के खिलाफ स्थानीय जनता का गुस्सा पूरी तरह ज्वालामुखी बनकर फट चुका है। वहां की आवाम ने पाकिस्तानी सेना की तानाशाही के खिलाफ खुली बगावत का ऐतिहासिक बिगुल फूंक दिया है। शहबाज शरीफ की डरपोक सरकार ने अपनी फजीयत से बचने के लिए वहां शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपने हथियारों की मांग रखी है या अपने अधिकारों की मांग रखी है कि नागरिक समूह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JACC के मैं बात कर रही हूँ, रातों रात एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है, जिसे हमारी आम भाषा में चोरी और ऊपर से सीना चोरी की प्रकाशा कहा जाता है। POK के निडर और प्रमुख जन नेता सरदार अमन खान ने रावलकोट की भूमिका में या भूमि से एक वीडियो संदेश जारी करके जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उसने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक होने की
झूठी शाख के मुंह पर एक ऐसा करारा और कसेदार तमाचा जड़ दिया है जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक पहुंच गई है। सरदार अमन खान ने अत्यंत भावुक और आक्रामक लहजे में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी फौज ने उनके शांतिपूर्ण नागरिक आंदोलन को कुचलने और उनकी आवाज को दबाने के लिए पूरे पीओके क्षेत्र में आने वाले आटे, अनाज, चीनी और दाल जैसी आवश्यक खाद्य सामग्रियों को सप्लाई लेन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। वहां की जनता को घुटनों पर लाने के लिए उन्होंने जानबूझकर भूखा मार दिया जा रहा है और हालात इस कदर बदतर और भयावह हो चुके हैं कि रावलकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे खूबसूरत इलाके पूरी तरह से एक वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं, जहां चारों तरफ पाकिस्तानी फौज की भारी बख्तरबंद गाड़ियां, गहरी खाइयां और कटीले तारों वाली चौकियां नजर आ रही हैं। इतिहास की सबसे हैरान और दिलचस्प बात देखिए कि जब पीओके में इन मासूमों या मजलूमों और सताए हुए लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने जुल्म जारी सारी हद पार कर दी, तो उन्होंने मदद के लिए पाकिस्तान के किसी भी शहर, नेता, सुप्रीम कोर्ट या मजहबी रहनुमा की तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर भारत के नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल और श्रीनगर में अपने सगे भाई बहनों के हाथ जोड़कर इस जुल्म के खिलाफ मदद की गुहार लगाई। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा और सामरिक संकेत है कि पीओके के लोगों के दिलों में आज भी पाकिस्तान के लिए सिर्फ नफरत भरी है और वहां आज भी वास्तविक हिंदुस्तान ही धड़कता है। ये अब वो पूरी तरह जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से या पूरी दुनिया में धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बनकर रह गया है, जो ना तो खुद का सम्मान से जी पा रहा है और ना ही अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले किसी दूसरे इंसान को अमन और चैन से जीने दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के वर्तमान तानाशाह मुख्य जनरल आसिम मुनीर, जिसे हम मुल्ला मुनीर के नाम से जानते हैं, वो सीधे तौर पर क्रूर आदेश पर पीओके के निहत्थे और शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों पर सेना के जवानों ने बिना किसी चेतावनी के स्वचालित राइफलों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके कारण 30 से अधिक बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई या मौके पर ही मौत हो गई और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल और जेलों की काल कोठरियों में सड़ रहे हैं। आंदोलन को पूरी तरह खत्म करने के लिए वहां 150 से अधिक मुख्य राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवाद रोधी कानून के तहत 4th शेड्यूल यानी सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। अपनी बुनियादी रोटी, सस्ती बिजली और मानवीय अधिकार की बात करने वाले आम नागरिकों को सीधे आतंकवादी करार देना पाकिस्तान की पुरानी, घिनौनी और आजमाई हुई फितरत रही, लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर निकल चुका है। 5 जुलाई को पूरे पीओके में जो ऐतिहासिक पूर्ण चक्का जाम का खुला ऐलान हुआ है, उसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींव हिलाकर रख दी है। एक तरफ उत्तर पश्चिम सीमा पर अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के साथ 24 घंटे चलने वाली इस खूनी जंग, दूसरी तरफ उत्तर में पीओके की आवाम द्वारा किया गया ऐतिहासिक तख्तापलट और बगावत, और अब सोने पे सुहागा देखिए कि दक्षिण में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ महातबाही का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये समय आसमान से टपका खजूर में अटका और चारों तरफ मौत का साया वाली भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मैं बात कर रही हूँ, उसने ग्वादर के रणनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित और बड़े कोस्ट गार्ड कैंप को निशाना बनाकर पाकिस्तान की संप्रभुता पर ऐसा गहरा जख्म दिया है जिसे वो आने वाली कई सदियों तक भूल नहीं पाएगा। इस अभूतपूर्व और भीषण आत्मघाती हमले में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 30 से ज्यादा अग्रिम पंक्तियों के जवान और अधिकारी मौके पर ही चिथड़ों में उड़कर ढेर हो गए और दर्जनों सैनिक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झुलस रहे। बलूचिस्तान के जवानी स्थित पनवा कोस्ट गार्ड बेस पर हुआ ये हमला कोई साधारण और छोटा गुरीला हमला नहीं था, बल्कि इसे BLA का सबसे ज्यादा प्रशिक्षित, आधुनिक और खतरनाक आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड के एक बड़े और सुनियोजित सामरिक ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया। अताउल्ला बलूच उर्फ अजमल नाम के एक बेहद कड़े और प्रशिक्षित फिदायीन हमलावरों में शाम के ठिकाने 6:30 बजे या ठीक 6:30 बजे रात के करीब कई 100 किलोग्राम उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक यानी IDX से लदे हुए एक विशाल मजदा ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए
कोस्ट गार्ड के मुख्य कंक्रीट गेट को तोड़कर अंदर घुसा दिया। इसके बाद ठीक 1 सेकंड बाद जो महाविस्फोटक हुआ, उसकी गूंज और कंपन ने पूरे ग्वादर बंदरगाह को महसूस कराई गई। बल्कि उसकी धमक ने इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ के कैबिनेट मंत्रियों के कैबिनों में भी हिलाकर रख दिया होगा, जिसे पूरी की पूरी सेना हड़कंप में आ गई। यदि वर्तमान समय में संपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य का अत्यंत बारीकी और निष्पक्षता से निचोड़ किया जाए तो ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान नामक का ये कृत्रिम देश इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है और चारों तरफ से मौत के शिकंजे में घिरा हुआ है। पूर्व की सीमा पर भारत के खिलाफ रची जाने वाली उस हर एक छोटी बड़ी आतंकी साजिश पूरी तरह मिट्टी मिल रही है। पश्चिम में अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके उसे दिन रात धूल चटा रहे हैं। उत्तर में पीओके की पूरी आवाम भारत में शामिल होने के लिए बगावत की आमदा है और दक्षिण में बलूचिस्तान पूरी तरह से आजाद होने के लिए उसकी फौज का खून बहा रहा है। ऐसी बदतर और विनाशकारी स्थिति में होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों और नापाक चालों और आतंकियों को पालने की आदत से बाज नहीं आ रहा, जिसे हमेशा शास्त्रों में बहुत सटीक शब्दों में कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात जब किसी की पापी का अंत निकट आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि और विवेक पूरी तरह नष्ट हो जाती है और यही समय पाकिस्तान के हुक्मरानों का हो रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने अंडरवर्ल्ड के भगोड़े अपराधियों और देश के विभिन्न जेलों में बंद शातिर गैंगस्टर्स के दम पर भारत के दिल्ली एनसीआर में बड़े टेरर अटैक और बम धमाकों की प्लानिंग करना असल में पाकिस्तान की चरम पर पहुंची हताशा और लाचारी को साफ दर्शाता है। उसे अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि भारतीय सेना के पराक्रमी जवान के सामने सीधे युद्ध के मैदान पर उतरते ही उसके सैनिकों की जो हवा है वो उड़ जाएगी और वो उल्टे पैर भागने लगेंगे। इसीलिए वो कारों की तरह ड्रोन के जरिए रात के सन्नाटे में नशा और चीनी हथियार भेजकर पीछे से वार करने की नाकाम कोशिश कर रही, लेकिन वो शायद भूल गया है कि भारत की दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, NIS और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियां इतनी ज्यादा मुस्तैद और आधुनिक तकनीक से लैस हैं कि पाकिस्तान का चाहे कोई भी शहबाज या शहजाद भट्टी मॉड्यूल हो या आबदी जट, वो सभी भारत की सीमा में कदम रखते ही सरेआम बेनकाब होकर सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की भीख मांगते नजर आएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों, नेताओं और वहां की जनता की ये कड़वी हकीकत बिना किसी संकोच के मान लेना चाहिए कि अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि दुनिया भर के देशों के सामने भीख मांगकर और कर्ज के टुकड़ों पर पलकर ये मुल्क कभी भारत जैसे उभरते हुए वैश्विक आर्थिक महासाम्राज्य को नहीं ढा सकता। जब आपके खुद के देश में भीतर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर जैसी हालात पैदा हो चुकी हो, जब देश का हर कोना बगावत की आग में सुलग रहा हो, तब अकल का जो तकचा है ये कहता है कि अपनी बची कुची शाख और मुल्कों के या मुल्क के भूगोल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरों के आंतरिक मामलों पर अपनी गंदी टांग अड़ानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की मूल फितरत और उसका जो DNA है वो इस बिच्छू के जहरीले डंक जैसा है, जो चाहे खुद कितना भी मुसीबत या दलदल में फंसा हो, दूसरों को डंक मारना और अपनी आदत से मजबूर होकर जहर उगलना कभी नहीं छोड़ता। हालांकि इस बार उसका ये आत्मघाती डंक किसी और को नहीं बल्कि उसको खुद को उसी के दर्दनाक मौत और मुल्क के कई टुकड़ों में विभाजन का मुख्य कारण बनने जा रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।